अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, सूरत हाल तो यह है कि शहर भी वही है, शहरी भी वही है, सड़कें भी वही है, शाहराहें, मेन रोड, अंदरूनी शाहराहें, लेकिन वही हिचकोले खाती गाड़ियां भी हैं, मगर अब उन पर आंखें लगी हुई हैं। कराची का हर मोड़, हर चौक, हर इशारा अब किसी कैमरे की निगरानी और जेर असर है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये निगरानी नज्म जब्त के लिए है या शहरियों की जेबों पर डाका डालने के लिए है? जहां सड़कों पर गड्ढे हैं, वहां निजाम के चेहरे पर भी दरारें पड़ी हुई है। जहां तरक्की के वादे थे, वहां अब ई चालान के नाम पर भारी भरकम जुर्माने हैं। और इस शहर के लोग जो पहले से महंगाई से लड़ते थे, अब जुर्मानों के नए तूफान से भी दो चार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ललकारते हुए कहा, यह लूट मार का निजाम है, हम कराची को कब्जों से आजाद कराएंगे। साथ ही साथ एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की आवाज भी गूंजी। उन्होंने कहा कि चालान अवाम को लूटने का नया धंधा है, मगर निजाम कहता है कि सब कुछ कानून के मुताबिक है। आखिरकार सच क्या है? निजाम बदल दिया गया है या सिर्फ आवाम की जेब से पैसे निकलवाने का, लूटने का तरीकेकार जदीद हो गया है? जब शहर की आधे सड़कें टूटी हुई हैं तो फिर ई चालान का यहां पर क्या काम है? क्यों डिजिटल तीर जो है वो लोगों के सीनों में पेवस्त होकर रह गया? इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उज़मा कामरान साहिबा ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। साथ ही साथ हमारे साथ एक हमारे मौजूद मेहमान अली रजा भी मौजूद हैं, जो कि एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं। और साथ ही साथ अब से कुछ देर के बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर तज़ियाकार रेहान हाशमी साहब। अली रजा से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ठीक है, ठीक है। रेहान हाशमी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रेहान हाशमी साहब, किस तरह से देख रहे हैं शहर की आधी सड़कें टूट फूट का शिकार है, बंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल है, नाकाबिल इस्तेमाल है, तो क्या हुकूमत को इखलाकी जवाब हासिल है कि वो आवाम पर भारी भरकम जुर्माने करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अनफॉर्चुनेटली जो शहर रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जी। उसके ऊपर एक और कदगन है। यहाँ पर बिला तफरीक जुबान लिसान यहाँ पर रहने वाला जो भी वर्किंग क्लास है, वो इस जुमरे में आ रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि दीगर शहरों और दीगर सूबों की बनिस्बत कराची के ऊपर टैक्स को मल्टीप्लाई करके क्यों इम्पोज या इन्फोर्स किया जा रहा है। बहुत जरूरी है कि टैक्स ये इस तरह के चालान का सिलसिला, ताकि तादीबी अमल शुरू हो और रूल ऑफ लॉ हो, सड़क पर बेहंगम ट्रैफिक के मामला खत्म हो। बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म तो मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली शुरू करना चाहिए था। और इस तरह आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक आम आदमी जो कि किराए के मकान में रहता है, जिसकी सैलरी इतनी नहीं है, जो बिजली का बिल अदा करके, बच्चों की फीस अदा करके बैठा होता है, एक बहुत बड़ी तादाद है। आपके शहर का 90% उन्हीं ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जिनके ऊपर, जो शायद अपनी जो लाख रुपए के अंदर की अगर मोटरसाइकिल चला रहा है, तो अगर आपने उसके ऊपर 10,000 रुपए का चालान कर दिया तो कहां से देगा? आप जरा इमेजिन करें कि किस अजाब में डाल रहे हैं। लोग बरंगेख्ता होंगे, प्रोवोक होंगे, सड़कों पर ना आ जाएं। क्योंकि देखें, आप लोगों का एक सहारा है कि भाई हम महीने के आखिर में अगर 10,000 20,000 रुपए बचा सकते हैं तो वो बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसका पैसा अगर लग जाए, वो जरूर है कि वो तादीबी कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि इसको ग्रेजुअली शुरू करें, निस्बतन कम चालान करें। वो भी तो एक्सरसाइज है। भले से आप अगर 10,000 रुपए कर रहे हैं तो उसकी जगह 1,000 रुपए का चालान करते हैं, तो एक्सरसाइज तो उसको वही करनी पड़ेगी, उसको जाना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा। उसके ऊपर एक अगर हैबिचुअल हुआ तो फिर उसको बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल है मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं। बड़े अच्छे अफसरान मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि विल भी अगर है शहर में ट्रैफिक के मामूलात को बेहतर करने का, तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ दूसरी मुंसलिक बात है जो कि हर खास आम करता हुआ नजर आ रहा है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखें, वही बात है, क्या आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग 10 सालों में कॉल की, जो कि एनएफसी से सिंध सरकार को मिलता है? अगर सिंध सरकार को मिलता है एनएफसी और वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज के पैसे कहाँ जा रहे हैं? इन शहरों पे जिनका बाय वर्च्यू ऑफ लॉ हक बनता है, क्यों नहीं मिल रहा? फिर इसी तरह बहुत सारे सवालात, आर्टिकल 140A की इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रही? डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटीज, डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल अथॉरिटीज, पावर्स, पॉलिटिकल अथॉरिटीज, ये सब चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए, जो चीज करने की है ना, जो कि बेसिक रूट कॉज है, वो चीजें बेहतर करने की जरूरत है। इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, कानून का इतलाक होना चाहिए। शहर में
ट्रैफिक के जो बेहंगम अंदाज में चलना है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन साथ में लोगों को इस बात का भी रिलीफ हो कि तमाम चीजें पैरेलल चल रही हैं। हमारे लिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के मीटिंग कॉल कर दी गई और जो तनासुब था उसको तय कर दिया गया, ये भी होता हुआ नजर आना चाहिए। आर्टिकल 140A का इतलाक होता हुआ नजर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पैरेलल चीजें होनी चाहिए। ठीक है, मतलब होमवर्क कंप्लीट नहीं था। अली रजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त ये फैसला कि ई चालान नाफिजुल अमल कर दिया गया है, डिजिटल जो है वो एक मैकेनिज्म बना दिया गया, आपको लगता है कि होमवर्क कंप्लीट था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का? जी बिल्कुल, देखिए मेरा ये मौक़िफ़ है और बड़ा वाज़ेह है कि दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो जदीद तर्ज पे चलने चाहिए। बस इसमें ये है कि एक तो बहुत ही देर से ये सिलसिले जो हैं वो सिंध के अंदर हम देख रहे हैं, मगर अब जब हो गया है तो उसके अंदर भी मामला ये है कि जनाब उस अंदाज में उस उजलत तरीके से जो है वो किया गया है कि इसके नताइज जो हैं वो जो नताइज लेना चाह रही है शायद सिंध हुकूमत, वो शायद नहीं मिल सकेगी। पुलिस के दो ही काम है भाई, प्रिवेंशन करना और डिटेक्शन करना। प्रिवेंशन की सूरत हाल क्या है आप देख रहे हैं और डिटेक्शन की क्या सूरत हाल है। एक नॉर्मल क्राइम के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक नॉर्मल चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये सूरत हाल है। फिर प्रोसिक्यूशन का जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर कन्विक्शन रेट निकाल ले तो 3% से वो आगे नहीं बढ़ रहा। ये आपकी एक्चुअल सिचुएशन है। फिर सिंध हुकूमत अपनी अपोजिशन जमातों को खुद मौका फराम कर रही है कि आर्टिकल 25 अगर आपको इक्वालिटी ऑफ सिटीजन का राइट देता है, तो फिर बात यह है कि अपोजिशन शोर मचाएगी कि जनाब सारी चीजें कराची से क्यों शुरू होती हैं, और वो शोर आपको दिख भी रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। अब सिंध हुकूमत के जो चैंपियन दिमाग हैं वो कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर वो उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर इतने सारी चीजें जो हैं वो नहीं सोचते, जिसके नताइज जितनी तौर पे सियासी तौर पर पड़ते। ये ई चलान के अंदर सबसे अहम पॉइंट ये है कि भाई एक तो पंजाब के अंदर लोग कह रहे हैं कि एक चीज जो 200 रुपए का आपने फाइन रखा हुआ है वो 5,000 रुपए आपने कराची के लोगों से लेना शुरू कर दिया है। तो एक तो ये तकसीम, दूसरी तकसीम के भी आर्टिकल 25 अर्बन के अंदर आपने लगा दिया है और रूरल एरियाज के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आपके अंदर अर्बन एरियाज के अंदर मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या हमारे अवेयरनेस इस लेवल पर है कि एक आम आदमी को साइंस दिया गया हो और उसको बताया जा रहा हो, आप देखें आप निकलें, क्या आपके कैमरा मुकम्मल तौर पे पूरे शहर में लगे हुए? जवाब आएगा नहीं। आपके साइंस आपके मुकम्मल तौर पे नहीं लगे हुए। सबसे अहम बात अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, डीआईजी ट्रैफिक जो है मोहम्मद अली शाह साहब, उनका जो ड्राइवर है वो खुद चलान की जो है वो उसका चलान उनको पड़ गया, उन्होंने वॉयलेशन कर दी। तो सवाल ये है कि अवेयरनेस का आलम ये है कि डीआईजी साहब का जो खुद ड्राइवर है उनको नहीं पता कि भाई मैंने क्या चीज क्या करनी है, उनका चलान हो गया। फिर दूसरा जो अहम तरीन सवाल है कि देखें आप कराची से ही सिर्फ अभी जुर्माने जो है वो जमा कर रहे हैं। अभी मैं ई चलान की बात हो रही है तो ई चलान पे ही रख रहा हूँ कि ये जो ई चलान से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि 6 घंटे के अंदर 1.25 करोड़ आपने कराची के शहरियों को जुर्माने के मद में ले लिए। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब सवाल का जवाब ये है कि क्या ये जो चलान के पैसे हैं, जो रकम आई है, वो कराची के अंदर ही लगेगी? कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही लगा ले भाई, नहीं दे किसी को, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही लगा ले। आप ट्रैफिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो है वो सारी चीजें कर दे, मगर आप वो भी नहीं देख पा रहे शहरी कि जनाब वो जाए। फिर यार सवाल ये है कि उसामा भाई, ये मजदूर तबका, ये मजदूर जो मिडिल क्लास तबका है, ये सारी जुर्माने, ये सारे मामलात, ये सारी कानून जो है वो इसी को क्यों सिखाया जाता है? आपके शहर से सैकड़ों की तादाद में जो है महाना गाड़ियां चोरी हो रही हैं। इन कैमरों की मदद से लोग उसके थानों में जा रहे हैं कि एवीएलसी के भाई ये हमारी गाड़ियां पकड़ दो, हमारी मोटरसाइकिलें पकड़ दो, वो नहीं आ रही। सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में सीपीएलसी रोना हर साल जो है वो अपना डाटा चला देती है और हम मीडिया वाले चला रहे होते हैं। भाई वो मोबाइल के अंदर रिकवरी कितनी हुई ये बता दो। आपके शहरी खुद पहुंच जाते हैं बलूचिस्तान हब में कि भाई हमारी गाड़ी वहां खड़ी हुई है, ये पुलिस नहीं पहुंच पा रही। तो देखिए बहुत तकलीफ दे और हकाइक बहुत तकलीफ दे हैं। मामला ये है कि अब केएमके के अंदर भी करारदाद पेश हुई, जमात इस्लामी एमक्यूएम के अंदर भी जो है वो करारदाद जमा करा रही है, मगर एमक्यूएम से एक शिकवा है इस शहर के लोगों की तरफ से। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कानून साजी हो रही है तब तो वहां पर उस तरह की आवाज क्यों नहीं दिखती? तंजीम है स्ट्रीट के ऊपर क्यों नहीं दिख रही है अवामी इशूज के ऊपर? भाई जमात इस्लामी वीकेंड है ना, आप कहते हैं कि नहीं है उसका बोर्ड, तो एमक्यूएम सड़कों पर क्यों नहीं दिख रही? सड़कों पर दिख रही है एमक्यूएम आपस में दस्तों गिरवा होते हुए। शहरियों के ऊपर एक तासुर गलत जा रहा है, जिसके ऊपर खुद एमक्यूएम की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि अगर आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं तो अपोजिशन का जो है वो क्या आप रोल उस तरह भी प्ले कर रहे हैं? हमें बहती, तो मैं मीडिया वर्कर कहता हूँ फ्रेंडली अपोजिशन चल रही है, और ये इल्जाम शहरियों की जानिब से भी लगाया जा रहा है कि ये फ्रेंडली अपोजिशन चल रही है। आप देखें इतना बड़ा अहम इशू है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई है ना, एक आम आदमी के मसाइल। और फिर जो एक अहम और मामला है जो मैं इस पर यकीनी तौर पर कहना चाहूंगा कि भाई एक मामला ये है कि अब ये अज्यूम कर लिया गया है कि देखिए अभी आप ई चलान के खिलाफ अगर बात भी कर रहे हैं या एक्शंस भी देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 100 लोग होंगे जो खड़े हुए होंगे,
4 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला शहर है, कहाँ है सड़कों पे? तो एक ठीक। मौके देखिए कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो भाई क्यों नहीं होंगे ये जुर्माने भी लगाए जाएंगे हैवी, जिसका जो दिल चाहेगा वो कानून साजी भी होगी। क्योंकि अपोजिशन से तो छोड़ दीजिए, एक आम आदमी कोई फुर्सत नहीं है कि अपने राइट के लिए वो खड़ा हो जाए। मुझे बताएं ना, एक आम आदमी, एक आम शख्स कब खड़ा हुआ अपने मामलात के अंदर? उसको कहाँ देखा है आपने? किस गली कूचे के अंदर देखा है? सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक वो एक पोस्ट बना रहा है और मीम्स बना रहा है। इसके जी। अलावा आपने सड़क पे देखा है कि आम आदमी? आप देखें, आज आप हफ्ता इतवार का दिन है, आपको मॉल भरे हुए मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट भरे में मिलेंगे, मगर एक आम आदमी अपने मसले के लिए जब कुछ खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर अपोजिशन भी सही कर रही है इनके साथ, और जो कानून साजी इनके हवाले से हो रही है और जिस अंदाज में हो रही है वो भी फिर सही हो रहा है। फिर हम मेरे ख्याल से ये अवाम को यही सूट करता है कि इधर हो। मैं आखिरी बात अपनी ये करना चाहूँगा उसामा, आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने राइट्स के लिए ना इस तरह खड़ा हुआ जाता है, उन्होंने मिसाल दी भी है। आप ही के अंदर के लोग हैं, आप ही के जो है ना, उन्होंने जब अपनी चीज़ें मनाने में आती है ना कोई कौम और यूनिटी दिखाती है, जी। तो जो है ना वो अपने जो मुतालबा तो उससे ज़्यादा मनवा कर आ जाती है, मगर उसके लिए यूनिटी चाहिए, उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए, उसके लिए आवाम का खड़ा होना ज़रूरी है, उसके लिए जो है वो सिलसिला ऐसा होना चाहिए कि जनाब वो खड़ी हो सके। तो ये सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि एक मौक़िफ़ ये है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो भाई लोग निकलते हैं ना सड़कों पे। कौन ठीक से है लोग निकले? अली रज़ा साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में एक सवाल छोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि उज़्मा कामरान साहिबा से भी मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ। उज़्मा साहिबा, वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भी प्योर कराचियाइट हैं और आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख रही हैं इस शहर का। आपको लगता है जो अब जुर्मानों की मद में जो रकम जमा होगी ख़जाने में, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा और सड़कें बनाई जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम भी जो है ना बेहतरी के हामी हैं और काम भी कर रहे हैं, मगर कानून तो हर हालत में, देखें कानून है ना, अगर सिग्नल टूटा है इसका हल मरम्मत है। सिग्नल अगर टूटे हुए हैं मरम्मत हल है, मगर लेकिन रेड सिग्नल तोड़ने की इजाजत तो किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, बिल्कुल आवाम को भी नहीं। दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह। और रहा सवाल रेवेन्यू जनरेट जो होगा, ये बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना चाहिए, बिल्कुल कराची के ऊपर ये पैसा लगना चाहिए, हम इस चीज के हामी हैं। अच्छा उस्मा साहब, अब इस चीज़ की भी हिमायत करेंगी, ये जो चालान के नाम पे जो रकम जो ली जा रही है, जो फ़ाइन लग रहा है, अगर हम पंजाब से मवाजना करें, क्योंकि अब पंजाब की मिसाल दी जा रही है कि लाहौर में 200 रुपये और यहाँ पे वही चालान 2000 रुपये, 1500 रुपये, 1800 रुपये, तो ये किसी तरीके से जस्टिफाई है? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, अगर चलान की बात की जाए तो देखें एतराज़ात बहुत सारे हो रहे हैं और जुर्माना लगाया जा रहा है, आवाम पे बोझ पड़ रहा है। तो मैं उसका ये जवाब दूंगी, देखें जुर्माने बोझ नहीं होते, कानून शिकनी बोझ बनती है। अगर कवानीन का एहतराम हो तो जुर्माना खुद ब खुद खत्म हो जाता है। मसले जुर्माने का नहीं है, मसला रवैये का और अमल का मसला है। अगर जुर्माना 200 रुपये लगा दिया जाएगा तो आप नहीं समझते, मैं तो ये समझती हूँ कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। बिल्कुल उस्मा साहिबा, कानून पे तो मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन उस्मा साहिबा अगर एक शख्स 30,000 रुपए या 25,000 रुपए महीना कमा रहा है। पहला चलान माफ किया है सिंध हुकूमत ने, क्यों किया है? कि देखे हम रेगुलेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को तरीका कार सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, पहला बिल्कुल, चलान भी अगर ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया होता तो पहला चलान माफ ना किया जाता। हुकूमत ने साफ कहा है ये निजाम इस्लाह के लिए है, कलेक्शन के लिए नहीं है। ये हम सबको समझना पड़ेगा। सही। रेहान हाशमी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो शहरियों पर जुर्माने हुए, जो चालान की मद में जो उनके पास भारी भरकम जो फाइन्स आए हैं, तो अगर किसी के ऊपर गलत चालान हुआ है तो क्या कोई ऐसा इदारा मौजूद है जहां इंसान देख सके, जो जिसके ऊपर जुर्माना पड़ा है वो ये देख सके कि मैं इस फुटेज में कहीं ना कहीं जो है वो वायलेशन करता दिखाई दे रहा हूँ, कानून जो है वो तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा हूँ? देखिए, अभी आपके प्रोग्राम में जो गुफ्तगू डॉक्टर अली रजा साहब ने की है, मेरा ख्याल है कि बहुत ही मुनासिब और सही पॉइंट आउट किया है इन्होंने। दीगर ये कि जो जुर्माने की बात कर रहे हैं, तो कराची वालों की बिलखुसूस किस्मत में ही यही है कि चाहे वो जुर्माना बढ़ाकर लेना हो, चाहे टैक्सेस कलेक्ट करने हो, चाहे पूरे मुल्क को रेवेन्यू देना हो, चाहे लाहौर को कराची के पैसे से बनाना हो, तो कराची वाले ये बोझ खुशी से कबूल भी कर रहे होते हैं
और अगर मादरे नाख्वास्ता इसको कबूल भी कर लें तो कोई पुरसाने हाल तो नहीं है। क्या हमारी दादरसी की गई कराची वालों की आर्टिकल 140A के कानूनी आईनी इतलाक ना होने पर? क्या कराची वालों की दादरसी की गई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम ना मिलने पर? क्या कराची वालों की दादरसी कहीं पर की गई जो डीलिमिटेशन गैर कानूनी तौर पर किए गए? क्या कराची वालों की कोई दादरसी की गई बर वक्त जब सेंसस नहीं हुए? कराची की 4 करोड़ की आबादी को 1.25 करोड़ गिना गया। तो ये क्या कराची वालों में एमडी कैट के पेपर में अपेयर होने वाले और बेहतरीन बच्चों का दाखिला ना होने की दादरसी कहीं पर मुनासिब अंदाज में की गई? क्या यहाँ पर तो रेहान हाशमी साहब, आपको नहीं लगता है ये जो एक निजाम मुतारिफ करवाया गया है इसके ऊपर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा? इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? ये तो बरंगेख्ता कर रहे हैं ना। जिस तरह अभी डॉक्टर अली रजा साहब ने कहा कि लोग सड़कों पे निकलेंगे, मुमकिन तौर पर नहीं निकले, लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये इतनी चाहत और मोहब्बत कराची वालों से ही क्यों कि पंजाब में अगर 200 रुपए का चालान है तो यहाँ पर 2000 का क्यों? क्या कराची वाले ढीठ हैं या बहुत पैसा है या इनको निचोड़ने का कोई और तरीका कार मुरतब करना है? कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना जरूरी है कि कराची के लोगों को निचोड़ने के लिए। क्या सारी उम्मुल खबाइस और गुनाहों का जड़ और वायलेशन का अड्डा कराची है? क्या सारी वायलेशन करने वाले सड़कों पर कराची में बसते हैं? क्या आप बदतरीन किस्म का उनके ऊपर चालान मुसल्लत कर दें, इन्फोर्स कर दें, इम्पोज कर दें? लेकिन रेहान भाई कुछ फुटेजेस मैंने देखी सोशल मीडिया पे। वैसे तो सोशल मीडिया से माजरत के साथ कोई इनकलाब नहीं आता और इससे पहले इनकलाब लाने वालों का आज हमने हशर भी देख लिया है जो सिविल नाफरमानी की तरफ हमें लेकर जा रहे थे। अच्छा रेहान भाई, मुझे बताइएगा, जो फुटेजेस देख रहे हैं कि लोग अब कानून की पासदारी कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे बाइक्स गाड़ियां रुक रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो एक अच्छा अमल है। देखें, इसमें मैंने तो आपके प्रोग्राम के आगाज में कहा, इंतहाई जरूरी है कराची जैसे शहर में जहां पर बावजूद इस बात के हुक्मरान कराची की आबादी को तस्लीम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर गुंदुम जो आती है वो 4 करोड़ अफराद के लिहाज से ही आती है। यहाँ पर पानी की तरसील का मामला है तो वो 4 करोड़ अफराद के लिहाज से ही आता है। यहाँ पर जो रेवेन्यू डेवलप होता है वो इतने ही लोगों के तनासुब से होता है। बावजूद इस बात के यहाँ पर इतलाक होना जरूरी है कानून का, और कानून का इतलाक ऐसा ना हो कि आप एलियनेट करें, आप कॉलोनियल पावर की तरह, साम्राज्य कुव्वतों की तरह टैक्सेस का निफाज ना करें ना। आप ये अपना जेस्चर दिखाएं कि आपके लोग हैं, ये कोई एलियनेट और मार्जिनलाइज कम्युनिटी नहीं है। कराची में रहने वाला हर शख्स, भले से अगर कोई यहाँ से इलेक्ट होकर नहीं आया, लेकिन कराची की किस्मत का फैसला अगर आपके हाथ में है और कराची से आप इलेक्ट नहीं हुए हैं, तो लेकिन कराची वालों को ये एहसास तो दिलाएं कि आप कराची वालों की बही ख्वाही के लिए कर रहे हैं काम। देखें, बहुत सारे अभी मैंने कुछ प्रोग्राम्स में देखा जो प्राइवेट लोग थे, जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं किसी जिसमें मुख्तलिफ लोग थे, वो गए हैं पिटीशन लेकर। तो लोग तो जा रहे हैं अपने तौर पर, जो जिसका बस चल रहा है। बहुत जरूरी है, चालान का इतलाक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, जिस तरह मैं समझता हूँ पीर शाह साहब को, और इसमें इल इंटेंशन भी नहीं होगी, लेकिन चालान का जो स्केल है वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। उसको ग्रेजुअल इन्फोर्समेंट पे तरफ जाना चाहिए और होना चाहिए, मगर ग्रेजुअल होना चाहिए। ठीक है, उस्मा साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप भी इस शहर की सड़क पे सफर करती हैं और मैं भी इस शहर की सड़क पे सफर करता हूँ। उस्मा साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लिएगा। उस्मा साहिबा, हम भी इस शहर में सफर करते हैं, आप भी इस शहर में सफ़र करती हैं। अगर हम पे कोई गलत ई चालान हो जाता है और भारी भरकम चालान आ जाता है, तो कोई ऐसा मुतालका फॉरम बनाया गया है, कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि इंसान दरवाज़ा कहाँ का खटखटाए? बिल्कुल, सबसे पहले देखें, मैं पीर मोहम्मद शाह साहब को इस पे अप्रिशिएट करूंगी और बहुत अच्छा इक़दाम उन्होंने उठाया, बहुत अच्छा काम किया। और इसी हवाले से कहूँगी, देखें 1076 कैमरास जो है ना आपको यहाँ मेन शाहराहों पे लगाए, और देखें तरक्याती काम जो है ना वो बड़े शहरों से ही शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची हमारा एक पाकिस्तान का बड़ा शहर है, यहाँ से काम शुरू हुआ। दूसरी बात, सहूलत सेंटर बनाए गए हैं। अगर शिकायत है और आपको कोई ताज़ाद है या कोई भी आपकी कंप्लेन है, तो आप जाकर जो है ना वो बिल्कुल इस शिकायत सेंटर पे, मैं हो गई, आप हो गए, हम कोई भी हो गया, हम भी आवाम है, हम जाकर जो है ना
बात कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और बकायदा वहां आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। और ये जो है सहूलत सेंटर, ये नहीं है कि एक जो है वो सहूलत सेंटर बना दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहूलत सेंटर जो है वो जगह जगह बना दिए गए हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है बिल बोर्ड्स के ऊपर जो है वो ऑटो जो है ना सिस्टम लगा दिया गया है, जिसका नतीजा मैंने खुद ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि कल मैं गई हूँ अपना जो हमारा मेन शाहराह फैसल, बड़ी डिसिप्लिन से वहां ट्रैफिक चल रहा था। बड़ी जो आपको पता है हैवी व्हीकल्स हैं उनमें बकायदा ट्रैकर लगा दिए गए हैं ताकि उनकी स्पीड ओवर ना हो। ये ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पीर साहब ने, आप पी मोहम्मद शाह ने इनिशिएटिव लिया, मैं उनको बार बार अप्रिशिएट करूंगी। और से क्या हुआ है जो है अपनी स्पीड में रहेंगे। आपने देखा है रिसेंटली कितनी कीमती जानों का ज़िया है, कितना बड़ा नुकसान है किसी की जान जाना, ये खानदान डिस्टर्ब होता है, काफी हद तक उसमें कमी आएगी। उस्मा साहिबा, एक छोटा सा सवाल था, ये बात ज़बान ज़द आम है, ये जो हैवी व्हीकल इस शहर में है, चाहे वो वाटर टैंकर्स हों या डंपर्स हों, ये कोई मैं बाइस्ड बात नहीं कर रहा, लेकिन एक शख्स भी जानता है, एक सादा शख्स जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, जिसका ज़्यादा बड़ा हल्का अहबाब ना भी, वो भी कहता है कि ये सब नॉन कस्टम पेड है और इसके ऊपर जो नंबर प्लेट्स मौजूद हैं वो सब जाली नंबर प्लेट्स है। तो इस हवाले से भी तो कोई इक़दाम उठाना चाहिए था कि सबसे पहले तो इनको रोकना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा है कि अक्सर कभी कोई हादसा होता है तो ट्रक होता है या डंपर होता है, कोई हैवी व्हीकल होता है, जब उसको थाने लेके चले जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई वाली वारिस आता नहीं है उसके पीछे, क्योंकि वो एक जाली नंबर प्लेट होती है और जाली तरीके से यहाँ पे चल रहा होता है, नॉन कस्टम प्लेट वो गाड़ी होती है। देखें, इसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि चलान, ये जो कैमरास लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, ये इसका बेहतरीन हल है। इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं चीजों को। देखें, हर किसी हैवी व्हीकल के पीछे पीछे कोई नहीं भागेगा। कितने सारे ऐसे हैवी व्हीकल्स होंगे जो नॉन कस्टम पेड होंगे, वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इवन के हमारे ट्रैफिक सार्जेंट को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता। मगर जब ये सिस्टम चला है, देखिए तरक्की याफ्ता मुमालिक में ऑटो सिस्टम चलता है, आईटी सिस्टम चलता है, उसी से मुल्क में बेहतरी आती है, ट्रैफिक का निजाम बेहतर होता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आगे देखिए एक साथ सारी चीजें नहीं छिड़ेंगी, बारी बारी जो चीजें छिड़ेंगी, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात, ट्रैफिक का आपको पता है मसला बढ़ता जा रहा था, पीपल्स पार्टी ने तमाशा बनने के बजाय कदम उठाया है, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने कदम उठाया जो लोगों के लिए कहते ना मुफाहमियत का और हामिल है, और मुखालफीन के लिए ये जवाब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी ट्रैफिक पुलिस सो नहीं रही है, अपनी आवाम के लिए गोशा है, काम कर रहे हैं। और इस पे मैं कहती हूँ तनकीद के बजाय जो चीजें अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम भी ऑपोजिशन, अगर कोई लीडर बैठा हुआ है वो अच्छा काम करता है तो हम भी बड़ा दिल करके उसकी तारीफ करते हैं, ना कि उसके ऊपर तनकीद करें। और 200 रुपए की अगर बात करें तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगी कि हम लोग वो कौम है कि 200 रुपए जो है ना देने को तैयार हो जाएंगे, मगर हम ओवर स्पीड भी करेंगे, हम जो है ना रूल्स भी तोड़ेंगे, कानून को फॉलो भी नहीं करेंगे। पहला चालान इसलिए माफ किया गया कि पहले इस्लाह की जाए, बाद में जाहिर सी बात है हर कोई स्पीड में रहेगा क्योंकि चालान आ जाएगा, और सही बात भी है। इससे बहुत क्राइम, मैं बताऊं, स्ट्रीट क्राइम हो गए, बहुत से वायलेशन हो गई, एक्सीडेंट हो गए, बहुत सारी चीजें जो है ना वो अंडर कंट्रोल आएंगी। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप देखिएगा इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आगे बहुत बेहतर होगा। हाँ, कोई अगर कंप्लेंट्स हैं तो सहूलत सेंटर बनाए गए हैं, नोट करवाएं, दर्ज करवाएं, उस पर आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, आपको, मुझे, हम सब आवाम में, हम सब कराची के शहरी हैं। ठीक है, ठीक है। अली रज़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कहा यह जा रहा है कि प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो रही है, कुछ इस तरीके की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। आप समझते हैं क्या सिंध पुलिस के पास या सिंध ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा डेटा सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद है जिससे शहरियों की निजी ज़िंदगी महफूज रहे? अली रज़ा साहब, आप माइक अनम्यूट कर दिएगा। जी, मैं चाहूंगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी अली रज़ा साहब, ये प्राइवेसी की भी बात आ रही थी, सोशल मीडिया पर मैं इस पे जवाब देता हूँ। उसामा साहब, ये उस्मा साहिबा ने एक बात बोली है कि जी इससे स्ट्रीट क्राइम भी कम होगा और बहुत सारी अफादियत बताइए। जनाब, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल ही चलन होना चाहिए। मगर बात ये है कि जो कानून साजी की जाती है और जो कानून बनाए जाते हैं ना, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कुछ और होता है। आइडियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत अच्छी बात है, मगर रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि जब आप थाने के अंदर चोरी की FIR कटवाने के लिए जाते हैं तो 4 चक्कर
चक्कर कट जाते हैं और चौथे चक्कर में आपको अपनी कोई सिफारिश लेकर जानी पड़ती है, तो चोरी की एफआईआर कटती है। और वो भी इसलिए कटवानी होती है क्योंकि कल को कोई और उससे कोई इकदाम ना कर ले और उसका इल्जाम हम पर ना लग जाए। ये आपके बिटर ट्रूथ्स हैं। आज तक आपसे थाना कल्चर तब्दील नहीं हो सका। ड्यूटी मुंशी और जो वो बैठ कर जो आपको तंग कर रहे होते हैं सिर्फ इस मामले के अंदर कि आपकी जो गाड़ी चोरी हो गई, आपका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया, आपकी ये एफआईआर आपको कटाना मुश्किल होती थी। ये बिटर रियलिटीज है, इसको आप जो है ना नजरअंदाज किए बगैर नहीं चल सकते। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जनाब ये बहुत बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 25 अगर ये कहता है कि तमाम इक्वल है सिटीजन, तो भाई मुझे बताओ ये सिंध हुकूमत है, कराची हुकूमत है? सिंध हुकूमत का काम है, तो सिंध हुकूमत अगर ये फैसला ला रही है तो पूरे सिंध के अंदर लेकर आए भाई। और अगर आप इंतजाम अली रज़ा साहब वो जो फुटेजेस ज़ेरे गर्दिश थी, अंदर आएंगी। मैंने कहा ना तरक्कियाती काम बड़े शहर से शुरू होते हैं। 1076 जो है ना 1076 कैमरे लगे हैं, ये अभी शुरुआत है, पूरे सिंध में होगा। अप्लाई किया नहीं है आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया नहीं है, आप आ गए सिर्फ कराची के अंदर। और कराची के अंदर इतने मालदार लोग हैं कि आपको सारे कानून आपको यहीं पे नजर आ रहे हैं, दूसरी जगह पे आपको कोई कानून नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का और सिंध का दिल है, यहीं से शुरू किया जाएगा क्योंकि ये तरक्कियाती शहर है। इसमें एतराज जिसको है तो वो करता है एतराज। 10 साल फील्ड रिपोर्टिंग की है क्राइम में, उसकी बुनियाद पर आपसे ये बात कर रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आज उठाइए अल्फला थाने, मैडम से बोलूंगा उस्मा साहिबा एसएसपी कुरंगी को फोन करें और उनसे पूछे कि अल्फला थाने में एक बच्चा अपने भाई को जो कि कच्चे के डाकू उसको पकड़ के ले गए, वीडियो हाथ पांव बंदी भी आपके सामने भी आ रही होगी, उसकी एफआईआर 10 दिन गुजर गए, गालिबन 6 घंटे पहले उसकी एफआईआर नहीं कट पा रही। कच्चे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है मामला, कराची हैदराबाद, उससे ले गए, उसको कह रहे हैं ये हमारी हुदूद नहीं है, तुम जाओ वहां पर। रेंजर्स वाले कह रहे हैं भाई आप पहले एफआईआर कटाएं, एफआईआर कटाने जा रहा है वो बच्चा, तो एफआईआर के लिए वो कह रहे हैं जनाब आप जो ही हमारी हुदूद में हैदराबाद जाओ। अली रज़ा साहब वो कानूनी पहलू भी दरमियान में है। अली रज़ा साहब अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो किडनैप कहां से हुए हैं, कहां पहुंच गए, ये थोड़ी ट्रैक पे ले आए प्लीज भाई को। अली रज़ा साहब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि रियलिटीज ये हैं, देखें बिल्कुल एफआईआर होने चाहिए, मैं आपका साथ इस वक्त दूंगी बिल्कुल। अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है होनी चाहिए, हमारे पुलिस के जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनकी लेकिन उस्मा साहिबा, अली रज़ा साहब ये तायुन कैसे होगा कि किस थाने में किस शहर में एफआईआर होगी? अभी तक तो ये कुरा जो है ना यही नहीं सुलझ रहा। वो कह रहे हैं कि हैदराबाद से उठाया है, तो हैदराबाद में एफआईआर होगी ना। मैंने भी देखा है वो वीडियो, मैंने भी देखा। मैडम मेरी बात सुनिएगा ना उस्मा साहिबा, पता है होता क्या है, कानून अपने हाथ में आए ना तो अभी कुछ 6 एफआईआर एक दिन में हो जाती हैं, वो भी कानून। मेरे भाई जहाँ से वो बच्चा मिसिंग हुआ है वहीं पे एफआईआर होगी। मसाइल का सामना क्यों है, जहाँ क्राइम होता है वहाँ से एफआईआर होती है, सारे कानून की जो पाबंदी है वहाँ से एफआईआर नहीं होगी। जरा आप ये चीज भी पढ़ के आइए प्लीज। वो कहता है कि मैं हैदराबाद आया था घूमने के लिए, मैंने देखी है वो वीडियो, मैंने देखी है। मैं हैदराबाद घूमने के लिए आया था, यहाँ से मुझे कच्चे के डाकू जो है उठा के ले गए। वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो घड़ी की आई थिंक से उसी की बात कर रहे हैं आप, पैसों की। तो भाई उस बच्चे को हैदराबाद मैं बड़े एहतराम के साथ बात करता हूँ, मैं बड़े एहतराम के साथ, ये आम शहरी नहीं होता, ज़िया लंजार साहब का कोई रिश्तेदार होता तो एसएचओ की मजाल थी, और एफआईआर यहाँ नहीं होती। आप मुझे बता दीजिए कसम नहीं घर पे हमला नहीं हुआ, आपको नहीं पता ये बात? कानून कैसे हरकत में आया? कानून हरकत में आता है, कानून हरकत में आता है। यहाँ इलीट का लिए कानून और है, अशराफिया के लिए कानून और है, एक आम आदमी के लिए कानून और है। इसकी रियलिटी को समझना पड़ेगा। ये चलान हुआ ना, इस पे भी एतराजात लोगों को हैं। हालांकि इस रोड पे इन शाहरों पे हर आम और खास सफर करेगा, चाहे वो आम आदमी बोल रहा है कि मेरे चाहे कोई भी हो, हम उससे ई चालान के नाम पे सैकड़ों हजारों रुपए लेने के लिए खड़ी भी है, तो वहां पर उसकी जो गाड़ी चोरी हो रही है इन कैमरों की मदद से वो रिकवर क्यों नहीं हो रही? वो हजारों जो मोबाइल फोन अफगानिस्तान चले जाते हैं, बलूचिस्तान चले जाते हैं, वो वापस क्यों नहीं आती? ये टैक्स पुलिस को नहीं जा रहा क्या? कन्विक्शन रेट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करूं 3% क्यों है? क्यों अदालतों से मुल्जिमान, ये तो मैं नहीं कह रहा, नहीं तो आईजी साहब खुद कह रहे हैं कि अदालत से मुल्जिमान जो है वो बरी हो जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन कौन ठीक करेगा? नहीं आईजी साहब कहते हैं, मैं तो आईजी साहब को कोट कर रहा हूँ, आईजी साहब कहते हैं कि जनाब मुल्जिमान जो है वो बेल हो जाते हैं, प्रोसिक्यूशन लीक होती है, एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाते। चले अली रज़ा साहब, उस्मा साहिबा, हम मौजू पर आ जाते हैं, अपने मौजू पे रहे भाई। जी हम मौजू पर आ जाते हैं। अली रज़ा साहब, मेरा सादा सवाल है, ये जो फुटेजेस वायरल हुई हैं, पुलिस जो है वो लोगों की मुहाफिज है, लेकिन ये फुटेजेस देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो अब ख़तरा बन चुका है। ये जो मामला है, ये देखे ना, ये किस तरीके से तस्वीर जो है सोशल मीडिया की जीनत बन गई, और ये सोशल मीडिया तक पहुंची कैसे? वो जो तस्वीर हैं कुछ गाड़ियों की, जिसको पता नहीं वो हकीकत पर मबनी भी है या नहीं है, आप क्या कहेंगे अली रज़ा साहब?
देखें, मैं ये कहूँगा कि प्राइवेसी लीक होना किसी भी मुल्क में, किसी भी शहरी में और इस तरह मामला हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है अंदर। तो और ये इसका अभी एक नहीं मुकदमा है, किस मैं पे होना हवाले चाहिए कर अली सकता रजा हूँ। साहब? इस पे सिंध हुकूमत जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कि कौन किस तरह ये हुई। अब तो सॉफ्टवेयर का दौर है, अब तो एक एक चीज आपके पास टेक्नोलॉजी है, एक मिनट में पता चल जाती है चीज कहाँ से निकली है। मसला ये है, विल की बात है। मैं समझता हूँ कि कुछ सिंध हुकूमत के चैंपियन दिमाग पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की हुकूमत को जो है वो खुद मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। मैं ये समझता हूँ कि खुद ग्राउंड के अंदर खुद पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी नफरत पैदा कर रहे हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब के लिए इस तरह की चीजों को देखना फौरी जरूरत है, क्योंकि घर के अंदर बैठ के कौन खिलाफ काम कर रहा है, ये भी बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही होती हैं आपकी पॉलिटिक्स के अंदर, और इस चीज को बारीक बीनी से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे काम ऊपर बताया कुछ और जा रहा है, ग्राउंड पे कुछ और चीजें हो रही हैं, और मिडिल में अंदर चीजें बहुत कुछ हो रही हैं। और हम, मगर ये पूरी उम्मीद है हम, और मैं बहैसियत इस कराची का शहरी ये बात भी कहता हूँ कि अनकरीब दिसंबर आखिरी टाइम है, दिसंबर के बाद बहुत सारी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये मेरी बात लिख लीजिएगा उद्मा साहिबा, आप किसी भी पेपर पे, दिसंबर के बाद बहुत कुछ तब्दीलियां देखेंगे। आप और क्या मुझे का अमल 2026 जो है आप मुझे क्या डायरेक्टली कोट कर रहे हैं? दुनिया देखेगी जो भी तब्दीली होगी, आप मुझे क्या कोट कर रहे हैं? आप मुझे धमकी दे रहे हैं ऑन एयर कि दिसंबर के बाद क्या करेंगे भाई आप? दिसंबर के बाद जो भी होगा भाई, जिसका भी जो भी हिसाब होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयदा उद्मा कामरान, मैंने कभी एक रुपए की करप्शन नहीं की, मैंने हमेशा आवाम की आवाज बनी हूँ, आवाम की आवाज बनी हूँ, 2 इलेक्शन लड़े बिना करप्शन के मैंने। ये आप जो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं ऑन एयर, ये आप अपनी लिमिट में रहें, आप कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप ये चले ठीक है उस्मा साहिबा, मैं बिल्कुल आप दोनों मैं आप दोनों को मौका दूंगा। ऑनर बैठ के मुझे डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उस्मा साहिबा, अली रजा साहब, बिल्कुल मैं आप दोनों को मौका दूंगा। आपसे सवाल करेंगे तो ऐसा कोई मामला नहीं होगा। आप बोल दें, आप अवामी नुमाइंदा हैं, आप बोल दें जी, हमसे सवाल नहीं कीजिएगा, मैं अवाम की बात कर रही हूँ, इस्लाम की बात कर रही हूँ। अली रजा साहब, उस्मा साहिबा, मैं एक वक्त मुख्तसर है, मैं एक सवाल जो है रेहान हाशमी साहब से भी लेना चाहता हूँ। रेहान हाशमी साहब, क्या रेहान साहब भी तो बैठे हुए, वो तो ऑफिस में बैठे हुए, वो तो बिल्कुल दायरे में इज्जत की बात कर रहे हैं। जी उस्मा साहिबा, मैं रेहान हाशमी साहब से सवाल कर रहा हूँ। रेहान हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं, ये लिमिट में रहते हुए बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई बदतमीजी या कोई टारगेट नहीं कर रहा है वो किसी को भी। ये होते हैं सियासी लीडर, अगर वो अपोजिशन में भी हैं मगर उनमें इज्जत और सवाल करना, अवामी सवाल करना बुरा लगता है, हम समझ सकते हैं इस बात को। काइंडली आप दोनों मौका दें, एक और हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, आप दोनों मौका दें। आप धमकी दे रहे हैं मुझे ऑन एयर, आप अपने जरा जुमलों को दुरुस्त करें भाई। मेरे भाई मेरी बहन, आप दोनों मौका दीजिएगा। रेहान हाशमी साहब से भी एक सवाल लेना है, वक्त मुख्तसर है। कर रही हूँ, आप जो है उल्टा मुझे थ्रेट दे रहे हैं। क्या करेंगे आप, क्या कर लेंगे दिसंबर के बाद? क्या करप्शन किया हमने? मेरा कोई निकाले एक स्कैंडल या कोई करप्शन का या कोई चीज निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह 2 इलेक्शन लड़े मैंने, मगर 0 करप्शन है मेरी लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आवाम हूँ, सफेद पोश घर से हूँ, मैंने कभी कोई करप्शन का साथ नहीं दिया, ना कभी दूंगी। आप तो डायरेक्टली मुझे थ्रेट कर रहे हैं। और यार क्या आप दिसंबर के बाद देखिएगा, तसाब होगा आपका, ये होगा वो होगा, क्या आपका ये अल्फाज है? आप इस अपने अल्फाज को वापस लें। मैंने आपसे कोई आपकी जातियात पे नहीं आई हूँ। ठीक है उस्मा कामरान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली रजा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। रेहान हाशमी साहब, आपका शुक्रिया भी और थोड़ी सी माजरत भी, क्योंकि आपको उस तरीके से आज वक्त नहीं मिल सका। नाजरीन, सवालात तो बहुत सारे हैं और अब जो है वो सूरत हाल किसी और जानिब चली गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि प्रोग्राम के अख्ताम की। लेकिन नाजरीन, कुछ सवालात जो मेरे दिल में भी हैं और जो है हर शख्स भी पूछ रहा है, ये जो ई चालान का ये जो डिजिटल निज़ाम है, ये निज़ाम डिजिटल एहतसाब है या डिजिटल इस्तेसाल है? जबकि क्या हुकूमत ने अवाम को एतमाद में लिया था इस फैसले को नाफिज करते हुए, और हर हरकत पे जो कैमरे की आंख होगी, क्या इससे प्राइवेसी जो है वो मुतासिर नहीं होगी? क्या शहरियों की निगरानी रियासत का हक है या उनकी आज़ादी पर जो हमला हो रहा है? ये भी बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है। और क्या कराची में ट्रैफिक की इस्लाह का बयानिया दरअसल रेवेन्यू इकट्ठा करने का जवाब बन चुका है? सवाल ये भी है क्या ये निज़ाम अवाम को कानून सिखा रहा है या हुकूमत को लूट मार का नया तरीका सिखा रहा है? कई कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी होती हुई दिखाई दी है, कानून पर अमल दरामद भी हो रहा है, कानून की पासदारी भी दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा शगुन है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सवालात जो है वो भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब शहर की बदहाली बढ़ती जा रही है तो ई चालान का अखलाकी जवाब इस वक्त क्या बचता है? क्या ये निज़ाम तबकाती फ़र्क को मजीद बढ़ा रहा है, क्योंकि कानून सिर्फ उन पर लागू होता है जो कि खामोश हैं और इस वक्त कोई भी एहतजाज करता है जो है वो स्ट्रीट पर दिखाई नहीं दिया
दिया है। क्या आवाम को सुना जाएगा या हर शिकायत की तरह ये मामला भी सिर्फ और सिर्फ फाइलों में दब जाएगा? नाजरीन, ये शहर टूटे रास्तों पर सांस ले रहा है, जहां इंसाफ की रफ्तार चालान की रफ्तार से कहीं ज्यादा पीछे रह गई है, जहां कानून की आंख खुली है मगर जमीर अब भी बंद है। ई चालान शायद नज्म ज़ब्त के नाम पर शुरू हुआ था, मगर अब ये एक ऐसा जाल है जिसमें आम आदमी उलझ चुका है। ये सिर्फ गाड़ियों का नहीं, ये आवाम के आसाब का चालान है। इसी के साथ अपने मेजबान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।